नमस्कार, प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो सार्क सम्मेलन में शिरकत करने के बाद अब पीएम मोदी एक बार फिर वादियों में मिशन कश्मीर पूरा करने के लिए वापस लौट आए। मोदी ने पुंछ में आवाम से पूर्ण बहुमत वाली सरकार लाने की अपील की है, तो उधर उधमपुर में परिवारवाद को निस्ते नाबूद करने की बात कही गई। मोदी जीत के जिस जज्बे को लेकर रियासत में सियासत करने का सपना संजोते नजर आते हैं, उनका वो सपना कितना साकार होता, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम अपना खास कार्यक्रम प्राइम टाइम में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्राइम टाइम की। तो पहले केंद्र की कुर्सी, फिर महाराष्ट्र और फिर हरियाणा में अब सियासी दलों की हाहाकार के बाद अब बीजेपी जम्मू कश्मीर की जनता के सामने विकास और वायदों का पिटारा खोलती नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से न सिर्फ घाटी में परिवारवाद खत्म करने की अपील की, बल्कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से एक बार फिर मिशन जम्मू कश्मीर में जुट गए हैं। इस सिलसिले में पहले उधमपुर में उन्होंने आज एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने पुंछ में रैली की। इस दौरान उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। मोदी बोले, 24 घंटे में कोई भी दिल्ली से पुंछ की यात्रा तय कर सकता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को यहाँ आने में 40 साल लग गए। इस दौरान मोदी ने रियासत की आवाम को भी भरोसा दिलाया कि वो जम्मू कश्मीर में आते जाते रहेंगे। पहले कोई प्रधानमंत्री अपने पूरे कार्यकाल में एक आध बार भी अगर जम्मू कश्मीर आ जाए तो जम्मू कश्मीर के लोग इतने उदार हैं, इतने प्यारे हैं, सालों तक याद करके कहते हैं, हाँ भाई हमारे यहां फलाने प्रधानमंत्री आए थे। मेरे भाइयों बहनों, ये प्रधानमंत्री ऐसा है, अभी तो 6 महीने हुए, लेकिन हर महीने में आपके यहां आया हूं, हर महीने। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान काले धन का मुद्दा उठाया, ठीक उसी तरह घाटी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सूबे में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर रियासत की सियासी दलों पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने रियासत में हो रही परिवारवाद की राजनीति पर भी हल्ला बोला और आवाम से परिवारवाद की राजनीति के तिलिस्म को तोड़ने की अपील की। विकास चाहिए मेरे भाइयों बहनों, बहुत हो चुका। ये परिवारवाद, ये वंशवाद, ये बिरादरीवाद, ये मेरा और तेरा, ये बहुत हो चुका। अब जम्मू कश्मीर में से ये बीमारी को हटाओ भाइयों बहनों, बीमारी को हटाओ। झारखंड और घाटी में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी एक बार फिर मोदी लहर पर सवार नजर आ रही है और मोदी का जादू जिस तरह से सर चढ़कर बोल रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। हाल ही में काठमांडू में हुए सार्क सम्मेलन में भले ही नवाज ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ शराफत ना दिखाई, लेकिन बाद में वो भी मोदी में होते दिखे और पूरी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाया, जिसका नतीजा ये निकला कि शुक्रवार को कराची के मलीर जिला कारावास से 40 भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया गया। रिहा हुए लोगों में 36 मछुआरे और 4 आम नागरिक शामिल हैं। मोदी ने उस वक्त ये रैली की जब पिछले 2 दिनों से वादी में भारतीय फौज और आतंकियों में मुठभेड़ जारी है। लोकसभा और उसके ठीक बाद 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पार्टी काफी उत्साहित है और अपने मिशन में जुट गई है। यूं तो बीजेपी राज्य की 87 में से 70 से ज्यादा सीटों पर अपना ध्यान फोकस कर रही है, लेकिन कुछ खास सीटों पर पार्टी की मेहनत और रणनीति साफ नजर आती है। बीजेपी पूरे दम के साथ घाटी में अपना चुनाव प्रचार कर रही है। वहीं एक बार फिर चुनाव के साथ ही सूबे में आतंकी वारदातें भी शुरू हो गई हैं, जो चुनाव में प्रभावित करने की पूरी कोशिश में जुटी हैं। ऐसे में अगर
बीजेपी इस चुनावी युद्ध में सफल हो जाती है तो देश के इकलौते मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य में ऐतिहासिक तौर पर बीजेपी की सरकार बनेगी। भले ही सूबे में पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ हो, लेकिन ये मतदान किसके पक्ष में हुआ है और इसका बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, और क्या आगे भी इतने या इससे ज्यादा फीसदी मतदान होने की संभावना होगी, ये वो सवाल हैं जिन पर बीजेपी की जीत निर्भर है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो पहले केंद्र में प्रधानमंत्री कुर्सी, फिर हरियाणा और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कुर्सी जीतने के बाद अब नरेंद्र मोदी की पार्टी की नजर जम्मू कश्मीर में जाके टिकी है। हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र में जिस तरह से मोदी लहर का करिश्मा चला, उम्मीद जता रही है बीजेपी की जम्मू कश्मीर में भी कुछ वैसी ही लहर चलती नजर आएगी। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम में मेरे सहयोगी ललित खजूरिया मौजूद हैं, साथ ही एक पैनल है जो डिस्कशन को आगे बढ़ाएगा। हमारे साथ राशिद खान साहब हैं, प्रवक्ता हैं एलजेपी पार्टी से। बहुत स्वागत है आपका खान साहब। साथ ही हमारे साथ कुलदीप भारद्वाज जी हैं, समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर हैं, उनकी भी राय ली जाएगी। दीपक ढींगरा जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। साथ ही हमारे पास जयवीर नागा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंद कांग्रेस के। आपका भी बहुत स्वागत। तो ललित, क्या लगता है जिस तरह से मोदी लहर को लेकर अभी भी बीजेपी हर तरह से चुनावी पैतरे आजमाती नजर आती है, और आज जिस तरह से रैली हुई उधमपुर में, जनता को देखा जाए तो लगता है कि अभी भी नरेंद्र मोदी की लहर और नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का करिश्मा कमजोर नहीं पड़ा है? कुणाल, जिस तरह से भीड़ देखी गई और जब नरेंद्र मोदी ने उधमपुर में अपनी रैली की और फिर उसके बाद पुंछ में जो रैली की, भीड़ इतनी जबरदस्त थी कि वाकई जो लोग कहते थे, जो दूसरी पार्टियों के नेता थे, वो कहते थे कि अब नरेंद्र मोदी का करिश्मा जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन जिन जिन रैलियों में नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर झारखंड की बात करें, पब्लिक बहुत ज्यादा आ रही है। तो यही सवाल उठता है कि क्या जो पब्लिक इतनी ज्यादा उमड़ रही है, क्या वो वोट में तब्दील होगी? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पब्लिक तो बहुत आती है लेकिन वोट में तब्दील नहीं होती। लेकिन नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें, लोकसभा चुनावों में भी हमने देखा था कि किस तरह से पब्लिक बहुत ज्यादा लाखों की तादाद में उनके भाषण सुनने आती थी, और वो किस तरह से अपनी बातों से किस तरह से लोगों का मन जीतते थे। उसमें भी वो करिश्मा देखा गया कि लोकसभा में बीजेपी पूर्ण बहुमत लेकर आई, और साथ ही साथ अपने जो एनडीए के घटक दल थे जो कि बिल्कुल खत्म होते जा रहे थे, उनको भी एक नई जान दी। फिर हमने देखा हरियाणा में क्या करिश्मा किया, और फिर महाराष्ट्र में। अब यही सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से भीड़ उमड़ कर आ रही है, और जिस तरह से पहले चरण का जो मतदान हुआ था उसमें जिस तरह से वोटिंग हुई है, क्या ये जो वोटिंग है ये वाकई जीत में तब्दील होगी? ढींगरा साहब मेरे साथ है, दीपक ढींगरा जो बीजेपी से, इन्हीं से हम सवाल करते हैं। सर, क्या वाकई जो ये भीड़ आ रही है, अब आपको इतना यकीन हो रहा है कि हाँ ये भीड़ जीत में तब्दील होगी? बिल्कुल जी, जो हमारा मिशन 44 है, मिशन 44, निश्चित रूप से हम उसके अंदर सफल रहने वाले हैं। देश का माहौल आपके सामने है, चारों तरफ उत्साह का वातावरण है। चाहे वो पहले फेज़ के अंदर जो बढ़ी हुई परसेंटेज है, इतिहास बनाया है जम्मू कश्मीर की जनता ने। पहले फेज़ के अंदर जो चुनाव हुआ, जो टर्नआउट हुई, आज तक कभी ऐसी देखने को नहीं मिली। वो सचमुच में उत्साह है देश की मुख्य धारा के साथ में जुड़ने का। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो सचमुच में इस देश के अंदर वातावरण बनाया है, हर व्यक्ति इस विकास की राजनीति के साथ में, इस विकास की मुख्य धारा के साथ में जुड़ना चाहता है। आज जो ये रैली आज यहाँ पर पुंछ में और उधमपुर के अंदर हुई, जिसके अंदर भारी संख्या के लोग अंदर उमड़े, वो इस बात का परिचायक है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के ऊपर अपना विश्वास रखा है, और निश्चित रूप से जो चुनाव परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। शायद यही वजह है कि जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, अब आपका जो 44+ था मिशन, वो अब 60+ हो गया है। देखिए, ऊपर की तो कोई सीमा हमने नहीं रखी, लेकिन निश्चित रूप से हम पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाएंगे। और जिस तरह का वातावरण है और जिस तरह का रिस्पांस पब्लिक का मिल रहा है, निश्चित रूप से हम इतिहास तो बनाने जा ही रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी। और आपने अभी जिक्र किया हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों का। जिस भी चुनाव के अंदर हम गए हैं, और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई के अंदर हमारे काम करने के तरीके भी बदले गए, और सचमुच के अंदर हम बड़ी सूक्ष्म रणनीति लेकर और माइक्रो मैनेजमेंट के साथ में, और जनता की नब्ज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी समझते हैं,
उनकी भावनाओं, उनके मुख से निकली हुई वाणी सचमुच में जनता के मन की वाणी है। इसलिए जनता उनकी फॉलोइंग ना सिर्फ इस देश के अंदर, वो तो विश्व नेता बनने की ओर अग्रसर है और वो परचम भारतवर्ष का भी पूरे विश्व में जहाँ फैलाने वाले हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगी। देश के हर भाग में जहाँ भी चुनाव आएंगे अगले दिनों के अंदर, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी जी। राजवीर जी, आप क्या कहेंगे? वाकई ये जो भीड़ है ये कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत में तब्दील होगी? क्या वाकई वो भीड़ बीजेपी की तरफ अपना विश्वास व्यक्त करेगी जब दूसरे चरण के मतदान होंगे? नहीं, मैं इसमें कुछ अलग तरह से इस बात को कहना चाहता हूँ। यदि ये कहते हैं कि मोदी जी की वजह से पूरी की पूरी भीड़ वोट में तब्दील हुई, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि लोकसभा से थोड़े पहले ही दिल्ली का चुनाव भी हुआ था और दिल्ली में भीड़ थी, लेकिन दिल्ली में वो वोटों में तब्दील नहीं हुई। इनका आंकड़ा सरकार बनाने तक नहीं पहुंच पाया था। ये हो सकता है कि लोकसभा में ऐसा हुआ कि जो भीड़ आई थी वो वोटों में तब्दील हो गई हो। हर स्टेट का अलग अलग कारण है। जम्मू कश्मीर का अलग कारण है। जम्मू कश्मीर के बारे में मैं कहना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में एक बात तो माननी पड़ेगी कि वहाँ की जो जनता है, पब्लिक है, वो अपनी वोट की ताकत को पहचान गई है और वोट की ताकत को दिखाना चाहती है। बाकी तो रिजल्ट बताएंगे क्या होते हैं, वो किसका ज़्यादा सीटें आती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वहाँ जनता ने ये समझा है, ये माना है कि हमारे पास वोट की ताकत है और हमें वोट की ताकत दिखाना है। वो किसी भी आतंकवादी के दबाव में, उनकी धमकियों में नहीं आने वाले हैं और ये बहुत अच्छी बात है। देश के लिए अच्छी बात है, समाज के लिए अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है कि जो वोटों परसेंटेज बढ़ा है। ये नहीं कह सकते कि जो भीड़ आ रही है वो वोटों में तब्दील होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी और वहाँ के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हो सकता है ना उठाए गए हों। व्यक्तिगत तौर पे मैं कहना चाहूँगा, इससे अलग हटकर भी कुछ मुद्दे थे, हो सकता है नहीं उठाए। हम वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हिंद कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं जयवीर नागर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके यहाँ टीवी पर। मैं ये कहता हूँ कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो नहीं उठाए गए और मोदी जी का इस तरह से फैलाव होना, उनका इस तरह से नाम होना, बीजेपी का इस तरह से आना पूरे देश के अंदर, उसमें एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण ये है कि जो कांग्रेस थी उसका असर दिन ब दिन ख़त्म होता चला गया और आखिर में आकर के वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। यदि जब पूरा का पूरा फील्ड खाली पड़ा हो तो वहाँ एक कोई भी घूम रहा हो तो वही दिखाई देगा। कुणाल, पूरी की पूरी फील्ड वहाँ पे खाली है क्योंकि कांग्रेस लगातार उसका प्रदर्शन जो है वो गिरता गया। यही कारण है कि बीजेपी केंद्र में आई और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है वो लगातार बरकरार है और पब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रही हैं। राशिद साहब, आप तो एनडीए के हिस्सेदार हैं, आप सरकार में आप रह रहे हैं। देखा गया कि मोदी ने जब बिहार में बहुत ज़बरदस्त प्रचार किया था, उस वक्त जो लोक जनशक्ति पार्टी जिसके कोई भी सांसद नहीं था, आपके सांसद भी वहाँ से जीत कर आए इन लोकसभा चुनावों में। आपको क्या लगता है, वाकई मोदी में इतना करिश्मा है कि वो जम्मू कश्मीर की जनता को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करेगी और ये जो भीड़ है ये उनकी तरफ वोट में तब्दील होगी? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। मैं इससे पहले भी आपको कह चुका हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी की जो स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी का रिजल्ट जो है वो आपने हरियाणा और महाराष्ट्र में देखा। जम्मू में घाटी में 1987 में 71% पोलिंग हुई थी और पोलिंग उससे बढ़ी है ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की बातों का असर जो है वहाँ की पब्लिक पे हुआ, पब्लिक जागरूक हुई है और ये तय है कि जो परसेंटेज बढ़ा है वो जीत की ओर इशारा कर रहा है। कुणाल, जो परसेंटेज में इजाफा हुआ है वो जीत की ओर इशारा करता है। भारद्वाज जी, आप तो समाज सेवी हैं, लोगों के साथ आपकी बातचीत भी होती है। लोगों के जहन में नरेंद्र मोदी को लेकर क्या विचार हैं और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लोग अब मतदान के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं और जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है एक ऐसे राज्य में जहां पर हमेशा आतंक का साया रहता है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से आज वो दौरे पर गए, उससे पहले ही हमारी आर्मी और सेना, हमारी सेना और बीएसएफ के जवानों ने जो वहाँ पर एनकाउंटर हो रहा था अरनिया में, उसको ख़त्म किया, सभी आतंकियों को ढेर कर दिया। ऐसे माहौल में जब भीड़ उमड़ कर आती है तो किस ओर इशारा करती है? ललित जी, मैं सबसे पहले एक प्रश्न अगर आप बताना चाहें तो मैं आपसे भी करना चाहूँगा। आपने जो मुद्दा उठाया, जितने भी बातें कही हैं अब तक, ये वास्तव में आपका और आपके चैनल का अनुसंधान है
या भारत के अब तक के सबसे बड़े फेंकू प्रधानमंत्री की पीआर कंपनी के मकड़ जाल का करिश्मा है? देखिए, हम कोई तारीफ नहीं कर रही है, हमें जो दिखता है हम वो दिखाते हैं, जो जनता कहती है वो हम बताते हैं। हमने किसी पीआर का नहीं लिया। आप जिस भी कहीं जाइए, सब जगह नरेंद्र मोदी की बात होती है। ये तो आप भी मानते हैं, तो फिर आप हमारे पर इतना इल्जाम क्यों देते हैं? इल्जाम नहीं, मैं कह रहा हूं मकड़ जाल में फंसना शब्द कहा है, मैंने इल्जाम नहीं लगाया। मैंने हम क्यों फंसेंगे? अगर नहीं बताया मैंने ये नहीं कहा आप उनसे प्रभावित हैं। देखिए, आपने 2 रैलियां आज हिंदुस्तान वो जम्मू के अंदर दिखाई, वो जम्मू सेक्टर की रैलियां हैं, कश्मीर सेक्टर की नहीं है, पहली चीज। और हमने कश्मीर की भी बताई थी, जब ये कश्मीर में गए थे और जब वो दिवाली मनाने जब वहां पर पहुंचे थे, तब भी हमने वो भीड़ दिखाई थी। आप इस तरह से नहीं कह सकते। हम सब एरिया का दिखा रहे हैं। बात नरेंद्र मोदी की नहीं चल रही है, बात ये चल रही है कि जो पब्लिक घरों से बाहर निकल आ रही है नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए, क्या वो पब्लिक अब वोट में तब्दील होगी? सवाल इस चीज का है। देखिए, पब्लिक तो निकली थी, वही बात जो अभी जिक्र कर रहे थे, दिल्ली के इलेक्शन में भी निकली थी, लेकिन उस समय कितनी वोटों में तब्दील हुई? उस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। बेशक प्रधानमंत्री, अब तो उनके कर्म सामने आने लगे ना। उस समय तो फिर लोगों को स्वप्न ज्यादा था। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, आपने उधमपुर तो दिखाया, आपने पुंछ में कितनी पब्लिक आपने दिखाई? पुंछ में भी आपने देखा, अगर आपको, आप मुझे बताइए ना। बहुत ज्यादा भीड़ थी, लोग बकायदा निकल कर सामने आए। आपने कहां देखा कि पब्लिक नहीं आई? सर, उधमपुर आप दिखा रहे हैं। अभी जो है, जो आतंकवाद से प्रभावित जम्मू का क्षेत्र है, पुंछ, उस एरिया के बारे में दिखाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि भीड़ नहीं है, भीड़ है, अनडाउटेडली है। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो शायद उनकी पीआर कंपनी है, जो उनको इस समय चमकाने में लगी हुई है। एक चीज। दूसरी चीज रहा कि उनको हरियाणा में सफलता मिली या महाराष्ट्र में सफलता मिली, नेचुरली मिली, उसको स्वीकार किया जा सकता। लेकिन ये सभी के सभी जो थे कांग्रेस या दूसरे शासन दलों से शासित प्रदेश थे। देखा तब जाएगा जो परिणाम इनको भाजपा शासित प्रदेशों में चुनाव के बाद देखने को मिलेगा, तब कह सकते हैं कि वास्तव में मोदी जी का करिश्मा है अथवा नहीं है। दीपक जी, पूरा इल्जाम आपकी पार्टी पर लगाया गया है कि पीआर कंपनी बहुत जबरदस्त है आपकी, और मीडिया पर भी लपेट लिया कि हम वो दिखाते हैं। लेकिन हम वो दिखाते हैं जो दिखता है। क्या वाकई पीआर आपका इतना स्ट्रांग है? मीडिया में आपने इतनी पकड़ बना ली है, आपने मीडिया को अपने काबू में ले लिया कि जो आप चाहेंगे मीडिया वो दिखाएगा? मीडिया लोकतंत्र का चौथा पिलर माना जाता है जी, और अपनी भूमिका हमेशा मीडिया ने निभाई है जी। और ये कहीं ना कहीं जो मोदी जी के आलोचक हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन को ये चीज़ दिखाती है, ये बयान। सचमुच में इस देश के अंदर जिस तरह से इस देश ने मोदी जी को एक्सेप्ट किया है, एक विकास पुरुष के रूप में वो स्थापित हुए हैं, उनकी मुंह से निकली हुई वाणी को जनता अपनी वाणी समझती है, उसके ऊपर विश्वास करती है, वो एक जन नेता हैं। और बात कर रहे हैं दिल्ली के चुनावों की, उनमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली, तो लोकसभा के परिणाम वो भूल जाते हैं, जिसके अंदर 70 में से दिल्ली की 60 विधानसभाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय, आप मुझे अपनी बात रखने दीजिए पहले, 60 विधानसभाओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ने बढ़त प्राप्त की है। और इस परिणाम को निश्चित रूप से हम दिल्ली में भी दोहराएंगे। और मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या गलती है इसके अंदर? मैनेजमेंट करना हमारा अधिकार है, चाहे वो मीडिया मैनेजमेंट की बात करें, चाहे हम माइक्रो मैनेजमेंट की बात करें, अपने पोलिंग स्टेशंस की। हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता की बात को समझते हैं, उनकी बात को लेकर अपनी रणनीति बनाते हैं। और आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमने अपनी नीतियां बनाई हैं, सचमुच में वहां की जनता को अपील कर रही हैं। विकास के मुद्दे के ऊपर किसी ने कभी वहां चुनाव नहीं लड़े। वंशवाद, परिवारवाद की बातें पुरानी हो चुकी हैं। और ये कोई मोनी बाबा की सरकार नहीं है। मेरे एक शब्द का प्रयोग किया, शब्द हमें भी बहुत प्रयोग करने आते हैं, हम तो सिर्फ यही मर्यादा में रहते हैं। संस्कारित पार्टी के संस्कारित कार्यकर्ता है कि अपनी बात को सही शब्दों के अंदर रखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे शब्द हम बहुत प्रयोग कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है जो दिक्कत के आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ हर दिन के साथ में बढ़ रहा है, और अब भी जम्मू कश्मीर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में आने वाली। जयवीर साहब, क्या वाकई बीजेपी का जो पीआर बड़ा स्ट्रांग है, वो जानती है, मैनेज करना जानती है, भीड़ किस तरह से लाई जाए, सब कुछ? सारे इल्ज़ाम हम पे लगा दिए मीडिया पे। मुझे लगता नहीं कि मुझे बोलना पड़ेगा, इन्होंने, साथी ने, हमारे ने मान ही लिया है कि हमारा मीडिया बहुत स्ट्रांग है और ये कोई गलत नहीं है, ऐसा इन्होंने अभी अभी माना। नहीं, इन्होंने मीडिया के लिए इन्होंने मीडिया का नाम नहीं लिया। अब देखिए, इन्होंने अभी अभी कहा है कि मीडिया को मैनेज करना, किसी भी तरह की स्ट्रेटजी लगाना, किसी भी तरह की कोई गलत काम नहीं है, इन्होंने अभी अभी माना है। तो यदि चुनाव को इस तरह जीतना हो, कुछ भी करके जीतना हो, किसी भी स्ट्रेटजी को लगा के जीतना हो। जयवीर जी, एक सवाल मैं पूछता हूं, आप मीडिया की बात कर रहे हैं कि मीडिया को इन्होंने काबू कर लिया।
अगर जहां देखिए मीडिया का वही काम है जो उसका दायित्व दिखाता है, जहां भीड़ होगी वहां पर वाकई कैमरे तो चलेंगे। अब मीडिया वो भी दिखाता है, यहाँ पर राहुल गांधी की रैली में पब्लिक छोड़कर चली जाती है, पब्लिक उठकर चली जाती है, तब तो आप ये सवाल नहीं उठाते कि हाँ जी मीडिया की ये स्ट्रेटजी थी, जान के वहाँ पे कैमरे लगा दिए गए और ये दिखाने के लिए किया सब कुछ। नहीं, वो तो देखो राहुल गांधी का तो उसकी लोकप्रियता खत्म होती जा रही थी और उसका वो प्रमाण था। मीडिया के रोल पर मेरा प्रश्न नहीं खड़ा हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ जो हमारे साथी अभी बोल रहे थे कि किसी भी तरह की स्ट्रेटजी लगाना राजनीति में वाजिब है, वो ये बोल रहे थे कि उसमें क्या गलत है। दीपक साहब बताइए, इसका जवाब दीजिए। आपके इस दौर में अगर हम दिखाते हैं कुछ तो इल्ज़ाम हम पे लगते हैं, क्या है ये तो अपनी हमारी बातों के अर्थ का अनर्थ करना, अपने हिसाब से उसके मायने लगाना। मैंने जो बात की थी मैं बिल्कुल उसके ऊपर कायम हूँ। हमारी जो अच्छी बातें हैं हम जनता के सामने लेकर आएँ, और किसी भी लेकर, चाहे वो पोलिंग बूथ की स्ट्रेटजी हो, चाहे लोग, अगर हम कोई रणनीति बनाकर काम करते हैं, हम अपनी बात को जनता तक पहुंचाते हैं। और आज तो कोई सरकारी चैनल तो नहीं है, बहुत टाइम तक कांग्रेस की सरकार रही वहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी हर उस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है जिसके माध्यम से वो जनता तक सीधे संपर्क साध पाए। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ अरुण गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं सीधे फोन लाइन पर जम्मू से। अरुण गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। जी बताइए। और अरुण गुप्ता जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के उधमपुर में रैली करते नजर आए। भीड़ को देखा जाए तो काफी हद तक कहा जा सकता है कि ये रैली सफल रही। क्या कुछ स्ट्रैटेजी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की ताकि जो 44+ का मिशन बीजेपी लेके चल रही है अब ख्वाब संजोने लगी है 60+ को लेकर? देखिए, जहाँ तक स्ट्रैटेजी का सवाल है उसके बारे में तो ये सब लोग आप समझें, लेकिन हमारा जहाँ तक बड़ा साफ कहना ये है कि हम लोग जो हैं बिल्कुल साफ स्पष्ट तरीके से अपनी जो हमारी रिस्पेक्टेड सिटीजन है, हमारी जनता है, उनके सामने जाते हैं। उनके सामने उनके जो सवाल जो हमारे सामने खड़े हुए हैं समाज में, उनके प्रति जो इतने सालों में जो उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ जो उनका कोई प्रोग्रेस नहीं की जा रही, कोई प्रगति नहीं की जा रही, उसको लेके हम बिल्कुल साफ स्पष्ट नीतियों के साथ उनके सामने जाते हैं और बात करते हैं। उनको बताते हैं ये आपके लिए हम हैं, ये सरकार आपकी है, सरकार आपके लिए बनेगी, आप हमारा समर्थन कीजिए। इतने साल में आपने इतने इनको समर्थन किया है, इस दफा आप हमें समर्थन करके देखिए और देखिए फिर गवर्नेंस क्या होती है, सरकार किसको कहते हैं। जी अरुण गुप्ता जी, यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री के संबोधन की बात की जाए तो नरेंद्र मोदी साफ साफ कहते नजर आए कि 30 साल आपने देख लिया कि किस तरह से तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर को नोच नोच के खाया है। बीजेपी को सिर्फ 5 साल दीजिए, 6 साल दीजिए और देखिए कुछ कमाल होगा। क्या कुछ स्ट्रैटेजी मान के चल रहे हैं, कोई रोड मैप तैयार किया है या फिर सिर्फ हवाई बातें हैं? आप कह रहे हैं कि हमने जो रोड मैप तैयार किया उसकी बात कर रहे हैं? जी, हमारा रोड मैप जो है वो प्योरली 100% उसके ऊपर है डेवलपमेंट के ऊपर। हम जो रोड मैप की बात कर रहे हैं आज, वो छोटे छोटे सारे इश्यूज को लेके बात कर रहे हैं, जिस इश्यूज की वजह से, जिन चीजों की वजह से लोगों का एक प्रॉपर जो जीना है या जिसको कहते हैं एक नॉर्मल जीवन है, वो व्यतीत करना बहुत मुश्किल हो गया है। लोगों के पास व्यवसाय नहीं है, लोगों के पास बाकी बेरोजगार हैं, फैक्ट्रियां यहाँ नहीं चलती हैं, यहाँ बाकी चीजें नहीं चलती हैं। तो सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको कहीं ना कहीं लाइन पे लाना होगा। उन सबको एक जगह पे हमें ये कोशिश करनी होगी, एक बिल्कुल तन मन से कोशिश करनी होगी कि सब कुछ जो सारी चीजें सामने आए। और इतने सालों में जो इतना जो जनता के साथ जो हुआ है, मैं उसको कहूंगा कि जनता के साथ जो अत्याचार हुआ है, उनकी कोई बात नहीं समझी गई, उनकी कोई बात मानी नहीं गई, उनको किसी तरह प्रोग्रेस नहीं किया गया। चंद फैमिलियों ने अपने आगे पीछे सिस्टम को चला के रखा है इतने साल कि परिवारवाद का जो सारा इतना बड़ा मुद्दा जो हम लेके चल रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी बात है, उसके पीछे सच्चाई है उसके पीछे। अरुण जी, एक सवाल ये है कि आपने रोड मैप तैयार कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आप रोजगार देना चाहते हैं, आप आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जो प्रायोरिटी पे था आपके सबसे ज्यादा पहले, वो था धारा 370 को हटाना। आपने अपने घोषणा पत्र में शायद इन चीजों को भुला दिया है। क्या वाकई 370 पर आपका कोई नजरिया है? और दूसरा सवाल ये कि मेरे यहाँ पे जो मेहमान हैं मेरे साथ, उनका ये कहना है कि आप सब कुछ मैनेज करना बहुत अच्छा जानते हैं, भीड़ को मैनेज करना आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मीडिया को मैनेज करना आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपका पीआरओ बड़ा जबरदस्त है। क्या वाकई आपने सब पर कब्जा कर लिया है?
आपको ऐसा लगता है? आपको, आप खुद मीडिया फ्रेटर्निटी से हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमें तो ऐसा लगे चाहे ना लगे, लेकिन इल्जाम लग रहे हैं, हम आपसे पूछ नहीं, रहे हैं। आप इल्जाम, आपके जो इल्जाम लग रहे हैं, मैं उस इल्जाम को ये कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आपको लगता है कि मीडिया जो फ्रेटर्निटी जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पिलर है, उसको मैनेज करना आसान है? जब तक हमारे पास कुछ ना हो दिखाने को, जब तक हमारे पास कुछ कहने को ना हो, जब तक हमारे साफ स्पष्ट तरीके से हम बात ना कर सकेंगे, आपको लगता है कि मीडिया जो है वो सपोर्ट करेगा? मीडिया ने आज तक सपोर्ट किया है किसी को? चलिए, मीडिया में ये भी बता दीजिए, धारा 370 को आपने क्यों नहीं अपने इस घोषणा पत्र में लिया? हाँ, ये बताइए। दूसरी बात मैं जो बताना चाहूंगा, घोषणा पत्र तो हमारा अभी आया ही नहीं जी। तो हम, लेकिन जो आपका विजन डॉक्यूमेंट विजन डॉक्यूमेंट हमारा है, नहीं, जो विजन डॉक्यूमेंट हमारा है वो सिर्फ डेवलपमेंट को लेके है हमारा। ये हम बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार आने पे हम आपके लिए जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं डेवलपमेंट के जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। रही बात वो आप जिस धारा 370 की बात कर रहे हैं, हमारे सेंट्रल जो मैनिफेस्टो उसमें भी बहुत क्लियर है। देखिए, हमारा इस चीज में स्पष्ट है, हम बहुत, इसमें कोई रह नहीं है। लेकिन ये जो हमने कल जारी किया है, जिसको हम ये विजन डॉक्यूमेंट कहते हैं, ये विजन डॉक्यूमेंट सिर्फ एक डेवलपमेंट का डॉक्यूमेंट है, अभी हमने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। जी, अरुण गुप्ता जी, अगर बात कर लीजिए जम्मू कश्मीर के आवाम की, तो जहां पर विकास के मुद्दों को लेकर बात की जाती है, वहीं पर एक मुद्दा जो हमेशा से हावी रहता है जम्मू कश्मीर का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, वहां पर वो होता है सुरक्षा को लेकर। एक तरफ प्रधानमंत्री हाथ मिलाते नजर आते हैं पाक के वजीर आला से, तो दूसरी तरफ मुठभेड़ भी होती है। इन सब समस्याओं को कैसे टैकल किया जाएगा आने वाले वक्त में, अगर आपकी सरकार बनती है तो? देखिए, एक सिविलाइज सोसाइटी में, एक सिविलाइज जो एक व्यावहारिक एक तरीका है, उसमें अगर दो प्रधानमंत्री देश के मिलते हैं तो मुझे लगता है कि उनको आपस में मिलना चाहिए, ढंग से मिलना चाहिए। ये तो हुआ जहां तक हाथ मिलाने की बात हुई। अब रही बात के जो यहाँ हो रहा है, मुठभेड़ हो रही है, वो ठीक है, वो पाकिस्तान का अपना हिम्मत है, वो करता जा रहा है, वो करता है, हम उसका जवाब देते हैं और हम समझाने की भी कोशिश करते हैं। अरुण जी हमारे साथ भारद्वाज जी हैं, वो समाज सेवी है, वो कुछ सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। सर पूछिए। अरुण जी, ललित जी बार बार 370 का प्रश्न आपसे कर रहे हैं और आप बारंबार राम मंदिर की तरफ से बचते नजर आ रहे हैं। सीधा सीधा बताइए ना, क्यों छोड़ दिया विजन में भी? अब आधे चुनाव ऑलमोस्ट हो चुके हैं, एक मिनट, आधे चुनाव ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अभी तक आपका घोषणा पत्र आया नहीं और अब आने की लगभग उम्मीद भी नहीं है। लेकिन वो 370 के बारे में अगर आप स्पष्ट जवाब दे पाएं तो अत्यंत कृपा होगी आपकी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर मेरा आज भी मैं अपनी बात के ऊपर पूरी तरह से बिल्कुल स्पष्ट हूं कि हमारा जहां तक विजन डॉक्यूमेंट का सवाल है, जो हमने रिलीज किया है, विजन डॉक्यूमेंट सिर्फ एक डेवलपमेंट एजेंडे को लेकर किया गया है। उसको हमने बिल्कुल क्लियर कहा है कि हम अपनी सरकार में आपके लिए ये सब काम, हमारी ये रोड मैप है। अब रही बात दूसरी, जब जिसकी आप 370 की दोबारा बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, हमारे सेंट्रल मैनिफेस्टो में जो आपने पीछे देखा उसमें बिल्कुल क्लियर है, इसके बारे में हम बहुत स्पष्ट हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पे हीरानगर की उसमें रैली में आए थे, तब भी उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि हमारा 370 के बारे में क्या राय है। ये डिस्कशन का मुद्दा है, डिस्कशन होनी चाहिए इस पे। आप भी बता दें एक बार क्या राय है 370 के बारे में? हमें जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या स्पष्ट किया कि 370 हटेगी या नहीं, हाँ या ना में कोई जवाब है सीधा सीधा? तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, तो मेरा फिर मानना ये है कि आपको मुझसे प्रश्न करने से पहले इसके बारे में पता होना चाहिए प्रधानमंरी जी ने क्या कहा। चलिए अरुण साहब, लोग मेरे जैसे होंगे जिनको जानकारी नहीं है, आप जवाब देने से ना बचे मेरे बड़े भाई, तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं बात जवाब देने की है, जवाब सुनने की नहीं है। आज बात सिर्फ ये है कि जब आप मुझसे प्रश्न करते हैं तो आपको पता होना चाहिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर क्या कहा है। चलिए मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बोल देता हूँ, ये एक जो विषय है, ये डिस्कशन का विषय है, डिस्कशन हमें करनी चाहिए। सारे बुद्धिजीवी जो हमारे यहाँ हैं, बात करनी चाहिए ये क्या है, अगर ये इतना अच्छा है। अरुण जी एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है मोदी साहब की रैलियों में, जी क्या वाकई अब आपको इतनी उम्मीद बन गई है कि जो मिशन आपका 44 प्लस था अब वो 60 प्लस के करीब पहुंच गया है? कितना आपको विश्वास है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी? देखिए, मैं जहां तक का सवाल है, मेरा जो हमारा शुरू से जो आंकड़ा था 44 प्लस, मैं आज भी उसी आंकड़े पे हूँ। अगर आप कहें 60 प्लस, मैं वो नहीं, मैं जब मैं प्लस की बात कर रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा आज भी वही है, 44 प्लस हमारा आंकड़ा है। हम 44 और आपने कहा कि भीड़ उमड़ रही है, अरे भीड़ का उमड़ना जो है बहुत स्वाभाविक है। इतने साल आपने लोगों को जो है, इतने साल आपने लोगों का काम नहीं किया, इतने साल कोई प्रगति नहीं की, इतने साल कुछ नहीं हुआ, तो आज लोगों को एक किरण नजर आई है कि हाँ हमें चाहिए, हमें यही चाहिए। और देखिए, जिसने भी आज उधमपुर की रैली की है, आपके यहाँ पे जितने लोग हैं, जिसने भी उधमपुर की रैली देखी है, वो मेरी बात मानेंगे,
जिसने भी पुंछ की रैली देखी वो मेरी बात मानेंगे कि इतनी चेयरिंग कभी भी नहीं होती। आपने शायद रॉक स्टार में देखा होगा, मूवीज में, ऐसा नहीं होता कहीं भी। लेकिन आज जो हुआ है, यहाँ जो पीछे होता रहा है, जो पूरे इवन विदेश में जो होता है, ये अपने आप में एक इतिहास है, अपने आप में ये बात मानने वाली है कि जब हम साफ स्पष्ट नीतियों से बात करते हैं तो लोग सुनते हैं उसको। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए, पार्टी का स्टैंड रखने के लिए। ललित, क्या लगता है, यहाँ पर अरुण गुप्ता जी साफ कहते नजर आ रहे हैं, तुलना की जा रही है कि नरेंद्र मोदी अब एक रॉक स्टार की इमेज धारण कर चुके हैं, जैसी रॉक स्टार फिल्म में रणबीर कपूर की थी। लेकिन इमेज धारण करना और सच्चाई को पटल पर लाना, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों के साथ आम जनता से सीधे रूबरू हो रही है, ये मुद्दे वाकई में क्या हकीकत में बदल पाएंगे या फिर सिर्फ ख्वाब संजोते हुए रह जाएंगे? कुणाल, आपने रॉकस्टार फिल्म का जिक्र किया। फिल्में अलग चीज होती हैं क्योंकि फिल्मों से कभी भी हम हकीकत को नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई मोदी साहब की जो रैलीज में भीड़ उमड़ रही है और खासकर जम्मू कश्मीर में, और जिस तरह से लोग बाहर आ रहे हैं, क्या ये एक इशारा है उस जमहूरियत का कि अब हमें अमन और शांति चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, हमें कहीं ना कहीं रोजगार चाहिए? बहुत हो चुका आतंकवाद पर मुद्दे जितने भी आते थे, आतंकवाद की बहुत बातें होती थी कि आतंकवाद फैला, हमें उनसे कहीं ना कहीं दूरी चाहिए, उनसे निजात चाहिए। यही सवाल मैं जयवीर जी के पास लेकर जाऊंगा। जयवीर जी, वाकई लोगों में उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो पिछली सरकारें इन उम्मीदों को नहीं भुना सकी, कि लोगों में विश्वास नहीं पैदा कर सकी, अब इन रैलियों में देखने को मिल रहा है कि लोगों में एक उमंग जागी है। हालांकि ये फिर से कहेंगे हमारे मित्र कि आप वो बात करें, लेकिन जो चीज़ देखने को मिल रही है वो तो कहनी पड़ेगी ना। लेकिन देखो, ये सच है कि जो अलगाववादी ताकतें थीं वो हमेशा लोगों को बहका कर, फुसला कर वहाँ एक माहौल ख़राब करती रही। जम्मू कश्मीर में ये लोगों ने ये समझा कि इस सारे माहौल में ये अच्छी बात नहीं है, माहौल बदलना चाहिए, तरक्की के रास्ते पे चलना चाहिए, ये ठीक बात है। लेकिन अभी ये कह पाना कि ये सब वोटों में बीजेपी की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं। किसी भी, हम कह रहे हैं किसी भी पार्टी में जाए, हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे क्योंकि भीड़ इतनी उमड़ रही है, हम इसलिए बात करते हैं। किसी भी उसमें जाए, पार्टी में जाए, लेकिन सबसे बड़ी ताकत यह है कि लोग खौफ के साए में जो जीते थे वो खौफ से बाहर आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये देश के लिए, जम्मू कश्मीर के जमहूरियत के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये भी कहना है साथ के साथ कि सरकार बन जाए, कोई बात नहीं, बीजेपी की बन जाए, किसी की बन जाए, गठजोड़ की बन जाए, लेकिन राजनीति अवसर की नहीं होनी चाहिए। अवसर की राजनीति बीजेपी कर रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता। हमारे साथी ने ये माना भी है। और जिस तरह का, अब आप मुझे बताइए, चलो मैं बोल देता हूँ इस बात को यहाँ भी, बीजेपी ने या मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में गरीब आदमी की आवाज़ कहाँ उठाई? चलो ये 370 को भूल गए, 370 पे तो इन्होंने हमेशा राजनीति की है। कोई लोकसभा का चुनाव नहीं छोड़ा, कोई विधानसभा का चुनाव नहीं छोड़ा जिसमें 370 और राम मंदिर नहीं आया था। आज 370 कहाँ चली गई? हम पेशे से वकील हैं, हम जानते हैं 370 नहीं हट सकती, फिर ये इसको बार बार क्यों उठाते रहे थे? चलिए ललित, यहाँ पहले भी बोलते रहे थे इस बात भारतीय जनता पार्टी भी समय के साथ साथ अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में और विजन डॉक्यूमेंट्स में बदलाव करने के लिए बाध्य हुई है, और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 2014 जब नतीजे निकलकर सामने आए, आम जनता ने इस बदलाव को पसंद किया है। इस वक्त फोन लाइन पर शफीक मीर साहब है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है शफीक मीर साहब आपका प्राइम टाइम में। जी शफीक साहब, क्या लगता है इस वक्त जो स्थितियां चल रही हैं जम्मू कश्मीर में, चुनाव का आलम है, एक फेज का चुनाव हो गया है, दूसरा फेज का चुनाव 2 दिसंबर को है, लगातार रैलियों पे रैलियां हो रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के उधमपुर में रैली करते नजर आए। यहां पर कांग्रेस पार्टी अपने आप को कितना मजबूत मानती है? देखिए, जहां तक मैं आपको इस बात के बारे में, उधमपुर की रैली और पुंछ की रैली, 2 रैलियां आज प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर की है। जी। पहले जहां तक उधमपुर और पुंछ का ताल्लुक है, हमारे दोस्त साहब ने शायद सवाल उठाया था, बड़ा अच्छा प्रश्न, कि पूरा जितना भी हमारा नेशनल मीडिया है इस वक्त तक उसने पुंछ की रैली नहीं बताई है जी, उधमपुर की रैली बताई है। उधमपुर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके इर्द गिर्द में डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ, और ये तमाम को 40 किलोमीटर में पड़ते हैं। वहां पर प्रधानमंत्री जी की ये रैली होना, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी की बात है। अगर आपने इस पिछले टर्म में रैलियां देखी हूँ, चुनाव रैली की जिसमें
पलेसा के अंदर रैलियां, भद्रवाह के अंदर रैलियां, करल के अंदर रैलियां, उसके बाद गाजीपुर के अंदर, गुरेज के अंदर और पुंछ के अंदर जो कांग्रेस ने रैलियां की है, अगर वो भी आप दिखा दें तो आपको तमाम सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर लोक प्रशासन पर इससे भी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये चैलेंज की बात नहीं है। चलिए एक चीज बताइए कि जब पहले चरण का मतदान हुआ 15 सीटों जी 15 सीटों के जब मतदान हुआ और 71% मतदान देखा गया है, क्या लगता है कि ये जो मतदान में हैवी टर्नआउट देखा गया, इसको किस रूप में देखती है कांग्रेस पार्टी? चुनाव हुआ है जो 71% या चुनाव की परसेंटेज जो बड़ी है, ये नेशन के लिए खुशी की बात होनी चाहिए। ये किसी बीजेपी या किसी कांग्रेस या किसी नेशनल कांग्रेस या पीडीपी की कामयाबी नहीं जी जी, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग जो मिलिटेंसी की वजह से तबाह हो चुके 30 साल से, वो इस कोशिश में थे कि हम जमहूरियत की तरफ जाएंगे। ये उन लोगों का अपना इनिशिएटिव है कि हमने वोट डालना है और हमने रियासत में जमहूरियत को कामयाब करना है। ये वोट बीजेपी या किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए वोट देने के लिए नहीं निकले, लोग रियासत के अंदर जमहूरियत और डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए निकले हैं। इसको उस सोचा जाए, कश्मीर के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। जम्मू कश्मीर के लोग डेमोक्रेसी के लिए तरस रहे थे, 30 साल से तरस रहे थे। टेररिज्म की शिकार ये रियासत थी। पहली मरतबा उन लोगों को एक किस्म का सिक्योर माहौल मिला है और लोग बाहर आए हैं वोट डालने के लिए अपनी जमहूरियत पर एतमाद बहाल। अमीर साहब, आपसे ये सवाल है कि आपके कई कार्यकर्ता, कई नेता आपकी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए। आपको क्या लगता है कि अब कांग्रेस इतनी मजबूत है कि वो फिर से सरकार बना सके अपने दम पर? क्योंकि पहले तो आपने सपोर्ट के साथ बनाई थी सरकार। देखिए, जहां तक मैं जम्मू कश्मीर के हालात से बात करूं, को भारतीय जनता पार्टी के सीटिंग एमएलए पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, बसोली से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बात भी भारतीय जनता पार्टी को याद रखनी चाहिए। उनका मिस्टर सपोर्ट है जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सीटिंग एमएलए थे। ये पार्टियों का इलेक्शन के दौरान में पॉलिटिशियंस का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मंडेट न मिलने की सूरत में ये नजर आता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने मिसाल आपको दी है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट के बसोली से जो उम्मीदवार हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं वो बीजेपी के सीटिंग एमएलए थे। जी चलिए शफीक साहब, एक चीज बताइए, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को घसीटते हुए नजर आए, उन्होंने साफ कहा कि राजीव गांधी जी खुद मानते थे कि केंद्र की तरफ से जो 1 रुपया आता है उसमें से महज 15 पैसे ही आम जनता तक पहुंचता है और वहां की उस राज्य की सरकार 85 पैसे खा जाती है। अब इस बयान को या इस तरह के आरोप को कांग्रेस पार्टी किस तरह से लेती है? देखिए, हम तो कम से कम ये चीज, इस चीज के लिए हमें खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात को तस्लीम किया है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने जो बात की थी उसी बात को आज भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं। जी, इस बात में कोई शक नहीं है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जैसे बिहार के अंदर करप्शन है, जैसे यूपी के अंदर करप्शन है, जैसे बाकी रियासतों के अंदर करप्शन है, जैसे बीजेपी रूल स्टेट्स के अंदर भी करप्शन है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भी करप्शन है। हम सिटीजन जम्मू कश्मीर के सिटीजन की जो है करप्शन से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन करप्शन की मिसाल ये नहीं है कि बीजेपी यहाँ पर कोई बुरी सरकार दे रही है। बीजेपी के 6 एमएलए तो पिछली बार यहाँ पर करप्शन में पकड़े गए थे, जिनको पार्टी से निकाल दिया गया था। और बाद में बदकिस्मती से उसी बीजेपी ने फिर अपनी जमात के अंदर एमएलए को शामिल कर दिया। लेकिन सवाल ये है मीर साहब, सवाल ये है कि कम से कम बीजेपी ने एक्शन तो लिया था। आपकी अगर हम सरकार के केंद्र, सुनिए मीर साहब, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, मीर साहब अगर हम यूपीए 2 की केंद्र सरकार की बात करें तो आपके सरकार में ऐसे ऐसे मंत्री थे जो बड़े बड़े घोटालों में शामिल थे और यही घोटाले आपको ले डूबे। आपको क्या लगता है कि अब जो विधानसभा का चुनाव होगा, क्या जो अवाम है वो इन चीज़ों को भुलाकर कि चलिए घोटाले तो हो गए, एक बार फिर से कांग्रेस को मौका देना चाहिए? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के प्रति लोगों में विश्वास पैदा होगा? क्या जरूर बात यह है कि जहां तक यूपीए 2 की आपने बात की है कि अगर यूपीए 2 के अंदर कांग्रेस जमात के कोई लीडर करप्शन के अंदर शामिल थे, अगर कांग्रेस ने बचाया है तो आज ये जनता पार्टी की सरकार है, इन्वेस्टिगेट करवाए और कार्रवाई करे। आज कौन रोक रहा है उनको? आज वो पैसा जो जिस पैसे पर, जिस करप्शन पर इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन जीता था कि 100 दिन के अंदर हम विदेशों से पैसा वापस लाएंगे, क्यों नहीं लाया? कांग्रेस के लीडर सामने हैं जिनके खिलाफ केसेस हैं, जिन्होंने करप्शन मीर साहब यहाँ पे दीपक जी है जो बीजेपी से, वो आपसे कुछ सवाल बात करना चाहते हैं जी। 100 दिन में
100 दिन में काला धन वापस लाने की बात की चर्चा बार बार मीडिया के अंदर हो रही है कि हमने वादा किया था 100 दिन के अंदर हम काला धन वापस ले आएंगे। तो मैं ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस काले धन के मुद्दे के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, हम उसको एड्रेस करेंगे 100 दिन के अंदर, और हमने उसके ऊपर सचमुच में कार्रवाई शुरू कर दी है, सबके सामने है। और मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ मीर साहब से। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटा दी, उसके बाद इतने साल शासन में रहे क्या? उसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किए, क्या किए? अरे हमने वादा किया था हम काले धन को वापस लाएंगे 10 महीने के अंदर। जो उसके अंदर प्रगति हुई है सारे देश के सामने है, हमारी नीयत और नीति स्पष्ट है और हम लगातार उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये तो सिर्फ बातें बनाने के लिए बातें की जा रही है। मीर साहब, आपको क्या लगता है? जी, दीपक साहब का सवाल आपने सुना है। 1971 का उन्होंने जो है इंदिरा जी का उन्होंने रेफरेंस दिया है। मुझे लगता है कि दीपक जी, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि अगर स्वर्गीय इंदिरा जी ने इस किस्म का वादा किया था, लेकिन उन्होंने 100 दिन नहीं बताए थे। आप लोगों ने एक इमोशनल स्लोगन दिया, आप लोगों ने एक डेडलाइन दी थी आवाम को कि हम 100 दिन ऐसा करके दिखाएंगे, हम 6 महीने के अंदर ऐसा करके दिखाएंगे। मीर साहब चलिए कौन क्या करेगा ये तो वक्त बताएगा। मीर साहब ये छोड़िए, कौन क्या करेगा ये तो वक्त बताएगा। आपसे एक सवाल है कि अब आपको इतनी उम्मीद है कि जनता आप में विश्वास जताएगी इन विधानसभा चुनावों में? इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 23 दिसंबर को आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे और जम्मू कश्मीर की ये रैलियां जो है ये कंप्लीट उल्ट रिजल्ट आपको देंगी। ये 23 दिसंबर को इंशाअल्लाह ताला हम साबित करके यहाँ पर दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के। चलिए, बहुत शुक्रिया शफीक मीर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पार्टी का स्टैंड रखने के लिए। तो ललित, क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी अभी भी ये उम्मीद बांध के बैठी है कि जब विधानसभा चुनाव 2014 के नतीजे निकलकर सामने आएंगे तो एक बार फिर से बदलाव की बहार बहेगी और कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आएगी? क्या लगता है यहाँ पर स्थिति? कुणाल, देखिए, अगर केंद्र के चुनावों की बात की जाए तो जिस तरह से बीजेपी ने बहुत ज़्यादा बहुमत हासिल कर लिया और एनडीए ने सरकार बनाई, केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं और अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो उनके मुद्दे अलग होते हैं। जम्मू कश्मीर एक बिल्कुल अलग स्टेट है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखने को मिलती है वो आतंकवाद देखने को मिलता है, बेरोजगारी देखने को मिलती है, करप्शन वहाँ पे देखने को मिलती है। तो इन तमाम जो मुद्दे हैं ये एक डिफरेंट है। अब देखना यह कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी नहीं जीतेगी। दीपक जी, क्या वाकई आपको लगता है कि केंद्र में जिस तरह से आपने सरकार बनाई, महाराष्ट्र में आपने बनाई और अब आपने हरियाणा में भी आपने बनाई, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में आप सब कुछ सही कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। हमारा मिशन जो 44 है बिल्कुल सक्सेसफुल होगा। और कांग्रेस की संभावनाओं की जहां बात कर रहे थे तो रही बात जम्मू कश्मीर की या दिल्ली की, इस समय रिलेवेंस से बाहर हो गई है। और एक उसका ना जीता जागता उदाहरण हमारे स्टूडियो के अंदर मौजूद है। मेरे साथी जयवीर नागर जी बैठे हैं जो युवा कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया करते थे। आज ना जनता का मोह भंग हुआ है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी मोह भंग हो गया है कांग्रेस से। इन्होंने तो छोड़ के अपनी अलग पार्टी बना। जी, बिल्कुल ठीक बात है। मैं इनकी बात से सहमत हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो गया, ये बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात जो मीर साहब से मैं क्वेश्चन यही करने वाला था कि जब सेंटर में यूपीए 2 की सरकार थी, जो उनके मंत्री उसमें करप्शन में इन्वॉल्व थे, तो उससे कोई भी भाग नहीं सकता। जो जनता है वो देखती है कि जब ऊपर एक बिजली घर वहीं गड़बड़ है तो नीचे कहाँ तक क्या पहुँचेगा, इससे बचा नहीं जा सकता किसी भी हालत में। कहीं ना कहीं करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा और कांग्रेस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं राशिद साहब के पास जाना चाहूँगा। राशिद साहब, ये वाकई जो विधानसभा का चुनाव देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर का, इस पर सबकी निगाहें हैं और कहीं ना कहीं मोदी साहब की ये अग्नि परीक्षा है, यूपी बीजेपी की ये अग्नि परीक्षा है कि क्या इस परीक्षा में वो सफल होंगे? जी बिल्कुल सफल होंगे। और मैंने आपको जैसा अभी पहले भी कहा था कि जो आज तक उनका काम करने का जो तरीका रहा है उस तरीके को देखते हुए ही ये सारा जो है जो वोटिंग परसेंटेज वगैरह जो कुछ भी जो पब्लिक उमड़ रही है वहाँ पर, जिस तरीके से जनसमूह जिनका जनसैलाब उमड़ रहा है उनकी रैलियों में, ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो है वो संकेत है इस बात का कि अब ये केंद्र में नहीं बल्कि पूरे देश के हर स्टेट में जो है वो अपनी सरकार लाएंगे। भारद्वाज साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं पहले तो अपने साथी के बारे में बता दूं। मैं मैनेज या मीडिया के बारे में आप लोगों ने भी जो जिक्र किया, आप मुझे सीधा सा उदाहरण बताइए। आप अमेरिका जाएं, आप कहीं ऑस्ट्रेलिया जाएं, डेढ़ घंटे सिर्फ प्रधानमंत्री जी का भाषण हर चैनल पर चले,
ये बिना मैनेजमेंट के संभव नहीं हो सकता। मैं मैनेजमेंट शब्द की बात कर रहा हूँ और किसी प्रकार की कोई सेटिंग शब्द का मैंने प्रयोग नहीं किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक अब जब जनता इतनी उमड़ रही है तो जाहिर सी बात है, अब पब्लिक को अगर उम्मीदें हैं तो मीडिया को भी तो उम्मीदें हैं कि वो पब्लिक के लिए क्या कुछ करते हैं, क्या वादे करते हैं, वो भी तो सुनना जरूरी है ना। नहीं, बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूँ, ये भी मैनेजमेंट का करिश्मा है कि उनमें ये कलाकारी है, ये तारीफ की चीज़ है, इसमें कोई बुराई की चीज़ नहीं है। और पार्टियों के अंदर वो कुवत नहीं है, राहुल गांधी जी के अंदर मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, नहीं है वो कुवत, वो तो डुबा बैठे उल्टा कांग्रेस को। अब जो पब्लिक आ रही है, सुनने आ रही है, नेचुरली उनमें से ज़्यादातर लोग वोट के अंदर तब्दील होंगे। 60 वाट तो मैं नहीं कह सकता, गवर्नमेंट बनेगी या नहीं ईश्वर जाने, लेकिन हाँ उसके आसपास भी पहुँच जाएंगे। लेकिन प्रश्न फिर वही है कि प्रधानमंत्री जी जितना कह रहे हैं, वो कहते हैं ना अपने यहाँ, नापे 100 गज और फाड़े 9 गज, तो वो फटेगा तो महाराज 9 गज ही। बड़ी सीधी सच्ची सी बात ये, चाहे हमारे दीपक भाई नाराज हों। दीपक जी, जैसा नेता वैसी प्रजा। सचमुच में नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़कर एग्जाम्पल सेट किए हैं जी, जनता उनको इसीलिए फॉलो करती है। वहाँ बिहार के अंदर रैली के अंदर बम फटते रहे और प्रधानमंत्री वहाँ पर मंच के ऊपर मौजूद रहे। आज यही कारण है, चाहे जम्मू कश्मीर की कोई भी स्थिति रही हो, लेकिन जब नरेंद्र मोदी आते हैं, इस देश का नेता आता है, जनता का नेता आता है, वहाँ की जनता अपने घरों से निकलकर अपने नेता में विश्वास रखकर उनकी रैलियों में आती है। 70% लोग वोट डालने आते हैं सचमुच में, क्योंकि ये केंद्र के ऊपर विश्वास जम्मू कश्मीर की जनता का है, देश की जनता का है। ये परिचायक है उस बात का, ये देश के माहौल का परिचायक है सचमुच में आने वाले समय के अंदर। और अभी परिणाम भी आ जाएंगे। ये टर्नआउट जो निकल के आए हैं, जो जनता समर्थन में निकल के आई है, वोट में भी तब्दील होगी। दीपक जी, यहाँ पर आप केंद्र की बार बार बात कहते नजर आ रहे हैं, केंद्र की कार्यप्रणाली के पुल बांधे जा रहे हैं तारीफों की। मेरे पास एक स्टेटमेंट है 2013 का है, सुषमा स्वराज जी का है, जब लोकसभा में नेता विपक्ष थी, उन्होंने कहा था कि केंद्र की सरकार उस दौरान जब 2000 यूपीए 2 का कार्यकाल चल रहा था, केंद्र की सरकार कमजोर सरकार है और ये कमजोर सरकार कड़े फैसले नहीं ले पा रही। इसी वजह से जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ की वारदातों में इजाफा हो रहा है। जम्मू कश्मीर के आवाम शांति से चैन से जी नहीं पा रही। अब तो केंद्र की सरकार मजबूत सरकार है, स्थितियां जो पहले थी स्थितियां वो आज भी हैं, या फिर हम ये कहेंगे कि 2014 में आके वारदातें और बढ़ी हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी, वारदातें बढ़ने की बात है, सचमुच में फ्रस्ट्रेशन वहां पर नजर आती है और पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने की शुरुआत अभी हुई है। हमारे सैनिकों के सर काट के ले गए, लेकिन हमारी सरकार जवाब नहीं दे पाई। लेकिन आज कोई भी अगर वहां से कोई घटना होती है तो उसकी प्रतिक्रिया तुरंत दी जाती है और कुछ दिन की बात है, मनोबल पाकिस्तान का टूट जाएगा। सचमुच में आप इंतजार कर रहे हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं बन पाएगी तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। आप जो चीज गिना रहे हैं कि लेस नायक, सुधाकर सिंह और हेमराज का जो सिर काटा गया था, उस दौरान केंद्र में यूपी की सरकार थी, इसलिए वो कारगर कदम नहीं उठाया गया, जबकि 2003 में सीज फायर के नियम को लागू किया गया था 26 नवंबर 2003 में। उसके बाद से अभी तक कुछ तो बीजेपी का भी रोल रहना चाहिए था ना इन सब चीजों को कम से कम काम में टेबल पे लाने के लिए। देखिए, जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई और उसके बाद से हर दिन इस बात को ध्यान में रख के और हर दिन उसके ऊपर प्रगति हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीति भी स्पष्ट किया और उसके ऊपर काम करना भी शुरू किया और उसके अंदर जो परिवर्तन आए हैं हमारी नीतियों के अंदर और जो स्ट्रांगनेस, जो स्ट्रेंथ दिखाई है, उनको उनकी इम्प्लीमेंटेशन में हमारी सरकार के अंदर वो पहले कभी भी देखने को नहीं मिली और इसका रिजल्ट निश्चित ही अभी जो निकट भविष्य के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेगा। जी, विशाल जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता, जो हमारे साथी कह रहे हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी आई थी। इन लोगों को यह कहना चाहिए जी मोदी जी पहले नहीं आए, पहले तो वाजपेयी भी आए थे, वो क्यों नहीं गए? वो भी पिछले 30 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री रहे। वो बार बार, जैसे आज भी मैं देख रहा था कि जी मोदी जी बार बार कह रहे थे आपका डंका किसकी वजह से बोल रहा है, वो 3 बार कहते हैं किन की वजह से बोल रहा है। पब्लिक कह रही थी बार बार मोदी जी की वजह से, क्यों नहीं रोका उन्होंने? कहा नहीं जी आपकी वजह से। उनको जिसको कहते हैं ना मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की, वो इनके अंदर, अब उसको कलाकारी फिलहाल 4 साल तो रहेगी, लेकिन अभी जितने लोग उस तरफ को भागें। और दूसरी चीज, आप मुझे एक सीधी सी और बात बताइए, मैनिपुलेशन क्यों नहीं है? मैं फिर कह रहा हूँ मैनेजमेंट बहुत अच्छी चीज है। आप अमेरिका के अंदर गए, वो कौन सा स्क्वायर है जहां पर प्रोग्राम हुआ, इनके प्रोग्राम होते थे वहां पर, मैडोना के, वो रॉक स्टार के, उन लोगों के, मतलब, और मीडिया में हमारे प्रधानमंत्री की तुलना किनसे की जा रही है? उन नचनियों के साथ में, और भारतीय जनता पार्टी हंस रही है उसके अंदर। नहीं, ये बड़ी, ये शर्म का विषय, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। उनको रोक के कम से कम उस कंपैरिजन के संदर्भ में जवाब देना चाहिए था। दीपक जी,
जिनके ऊपर कटाक्ष किया है सबसे पहले तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। वो भी एक हमारे इसका अभिन्न अंग है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री और जिनके जो शब्द इस्तेमाल किया मैं निंदा करता हूँ जी उसकी। और सच में तुलना की क्या बात जी, तुलना की बात, वो शब्द चाहे वो रॉक स्टार का हो, असल में वो एक जननेता है, वो जननेता की छवि है। जनता उनको देखकर उमड़ती है, उनके अंदर भावनाएं उमड़ती है, उनके अंदर वो अपना अक्स देखती है, उनकी बातों के अंदर वो अपनी बातें देखती है, तो निश्चित रूप से आती है वो, चाहे जगह कोई भी हो। एक विश्व नेता के रूप में नहीं आप बोलने देना जी, मुझे आपको समय मिला था, आप बोलते उसके अंदर बिल्कुल रखते अपनी बात। विश्व नेता के रूप में भारतीय जनता एक इस देश के भारत माता के सपूत की छवि बन रही है। तो मेरे एक भाई पचा नहीं पा रहे, मुझे समझ में नहीं आता उनको क्या परेशानी है उसके अंदर। अगर विश्व के अंदर और सचमुच में जो विदेश के अंदर हमारे अप्रवासी भारतीय रहते हैं उनको गर्व का अनुभव हो रहा है उसके ऊपर, पता नहीं मेरे भाई को उससे बात ये है कि जैसे मेरे सहयोगी कुणाल ने जो सवाल किया कि जम्मू कश्मीर में लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, और जो सीज फायर पर जो समझौता हुआ था उस दौरान एनडीए की गवर्नमेंट ही थी, शायद एनडीए की गवर्नमेंट ही थी मेरे ख्याल में, और वाजपेयी साहब उस समय पीएम थे। ठीक है, आप ही की अब सरकार है, फिर से उस चीज़ों का उल्लंघन हो रहा है, तो कड़ा कदम क्यों ना उठाया जाए फिर? बिल्कुल कड़े कदम उठाए जा रहे हैं जी। आपको अगर ध्यान हो तो पिछले दिन इन घटनाओं के बाद में तीनों सेना अध्यक्षों को बुलवाकर प्रधानमंत्री जी ने उनकी ब्रीफिंग की है। ज़रूरी नहीं हर चीज़ का प्रचार किया जाए, उनको ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दी गई है, जिस भाषा में वो समझते हैं समझाया जाए, और वो किया जा रहा है जी। जयवीर जी, क्या वाकई जम्मू कश्मीर के हालात अब बदलेंगे? नहीं, देखिए, अभी जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी, फिर प्रधानमंत्री पर आ गई, मोदी जी पर आ गई, उसके बाद फिर दोबारा से वहाँ के हालात पर पहुँच गई है। जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, ठीक है, वो ठीक से अपनी एक भूमिका नहीं निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बनता है कि हम पड़ोसी मुल्क को हम ये समझें कि पड़ोसी पड़ोसी होता है। हमेशा बातचीत का माध्यम खुला रहना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने पीछे हरकत की, सैनिकों की सब वो ले गई, ठीक है, उसका बड़े मजबूती के साथ हमें जवाब देना चाहिए, लेकिन पड़ोसी मुल्क को हमें ये मानना पड़ेगा कि वो एक हमारा पड़ोसी मुल्क है, और उसको हमेशा हम बातचीत के माध्यम से समस्याओं का हल ढूंढें। वो मुल्क भी तो ऐसा ही है ना, वो मुल्क ऐसा उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि जिस मुल्क में ललित समय का अभाव है, चाहूंगा कि समय पर बाइंड अप किया जाए। आप तमाम जो मेहमान हैं उनसे एक फाइनल कमेंट ले लें, साथ ही आपकी भी। देखिए, मोदी जी खुले फील्ड में शेर हैं क्योंकि सामने उनके कोई है नहीं। कांग्रेस एक पार्टी थी जो खत्म होती जा रही है, वहाँ कुछ है नहीं, ये आप मान कर चलिए, इसलिए वो शेर बने हुए। ललित, आपसे जानना चाहूंगा कि आप तमाम जो मेहमान हैं उनसे एक फाइनल कमेंट ले लें ताकि हम प्रोग्राम को वाइंड अप कर सकें। जी सर, बताइए, आपको क्या लगता है कि वाकई अब वो वक्त आ गया है कि अगर वहाँ पे किसी भी की सरकार बनती है, अगर बीजेपी जिस तरह से दिखा रही है कि हमारी सरकार बनेगी, कुछ कर पाएगी? मुझे जो लगता है कि यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो बहुत अच्छी बात है। मैंडेट का हमेशा हर किसी को रेस्पेक्ट करना चाहिए। जनता यदि वोट दे करके किसी भी सरकार को चुनती है तो सबको इज्जत करना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि जो बीजेपी ने पीछे भी मुद्दे उठाए हैं, अकेले आज के लिए नहीं, विजन का एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लेकिन पिछले मुद्दों को भूलना नहीं चाहिए। जी दीपक जी, क्या लगता है? बिल्कुल जी, मैं सहमत हूँ। जैसे मेरे भाई जयवीर नागर ने कहा कि विपक्ष तो लगभग खत्म सा हो चुका है मोदी जी के सामने, उनके सामने कोई नहीं आएगा। जनता का विश्वास इतना ज़्यादा उनके ऊपर है। सरकार हमारी बिल्कुल बन रही है जी, और यही नहीं बन रही, आने वाले दिनों के अंदर जहाँ भी हम जाएंगे, मोदी जी के ऊपर लोगों की आघात श्रद्धा है, उन पर विश्वास है। हम सरकार बाकी स्टेटों में भी बनाएंगे जहाँ पर हमारी। जी भारद्वाज जी, बहुत इनको विश्वास है। आपको क्या लगता है कि जम्मू के हालात, चाहे जिसकी भी सरकार बने, हालात बदलेंगे? नहीं, अच्छी बात है, सरकार किसी की बने, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे केंद्र सरकार से कि पाकिस्तान या कोई भी हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करे तो उसको माकूल सख्त जवाब दिया जाए, ना कि भाग भाग कर अलगाववादियों से बात की जाए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। राशिद साहब, आप क्या कहेंगे? दो खानदानों का पतन होगा और नई सरकार का गठन होगा, जो मोदी जी के नेतृत्व में होगा, और मुझे उम्मीद है कि उससे विकास जरूर होगा। सबको यही उम्मीद है कि कुछ नया होगा, और खासकर नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो जिस तरह से वो भाषण देते हैं, भीड़ उमड़ती है, तो लोगों में अब एक विश्वास सा जग रहा है बीजेपी की तरफ। लेकिन ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि जनता ही ये तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सरकार जिसकी भी बनेगी, जिम्मेदारी उसकी होगी कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल हो। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आम जनता ने जिस उम्मीद के साथ अपने अपने उम्मीदवारों को वोट दिया है वो वाकई में सच्चाई का रूप ले। सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, लेकिन विकास मुख्य एजेंडा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ललित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के हमारे प्राइम टाइम में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।